हाय दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देव गांव की है। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। देव गांव की शामें सुनहरी धूल में नहाई हुई सी लगती थी। पुराने घरों की छतों पर सूखते चावल और रोटियों की सुगंध हवा में तैर रही थी। पर कुछ दिनों से श्रीनिवास देशपांडे के घर के आसपास एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। शाम ढलते ही पितृपक्ष के पवित्र दिनों में भी उनके आंगन में न तो पितरों के नाम की आग जलती, न ही उनके लिए निकाला गया भोजन छत पर रखा जाता। श्रीनिवास के मन में एक कसक थी पुराने रीति रिवाजों को निभाने की, पर उनकी पत्नी सुधा और बेटी प्रिया का तर्क स्पष्ट था। बाबा, ये सब अंधविश्वास है, पितरी जैसी कोई चीज नहीं होती। उनका बेटा अर्जुन, जो पढ़ाई के बाद पुणे से कुछ दिनों के लिए लौटा था, इस बहस में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता, पर उसका मन भी आधुनिकता की ओर झुका था। वो मानता था कि समय के साथ चलना जरूरी है। ऐसे ही एक सुबह सुधा की आवाज से घर में हलचल मच गई। मेरी रोटियां, कल रात रसोई घर में रखी 15 रोटियां गायब हैं। कौन चुरा ले गया? सबने चूहे बिल्ली पर शक किया, पर रोटियों का कोई नामो निशान नहीं मिला। अगले दिन फिर वही हुआ, मगर इस बार प्रिया ने रोटियों पर हल्दी का निशान लगा दिया था। सुबह रोटियां गायब थीं, पर छत पर हल्दी के निशान के साथ साथ धुंधले नंगे पैरों के कुछ अधूरे निशान थे, जो अचानक बीच में ही गायब हो गए थे, जैसे कोई हवा में विलीन हो गया हो। गांव में चर्चा शुरू हो गई। देशपांडे के घर भूत आता है। किसी ने फुसफुसाया, श्राद्ध का अपमान होता है तो पितर नाराज होते हैं। श्रीनिवास का चेहरा शर्म और डर से सफेद पड़ गया था। अर्जुन भी अब सोचने लगा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। तभी अर्जुन ने फैसला किया कि वह आज की रात जागेगा और सच का पता लगाएगा। वह अपनी खिड़की के पास छिपकर बैठ गया, जहां से रसोई का कुछ हिस्सा दिखता था। चांदनी धुंधली थी। फिर आधी रात के ठीक बाद एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। एक धुंधली सी आकृति, पारदर्शी, लगभग हवा की तरह, छत पर प्रकट हुई। यह एक दुबला पतला लंबा व्यक्ति था। उसकी पसलियां उभरी हुई थी, आंखें गहरे खड्डों में धंसी हुई और भूख से जलती हुई थी। उसके शरीर पर फटा हुआ धोती जैसा कुछ था, पैर नंगे। वह आकृति धीरे धीरे, लगभग खिसकती हुई, उस थाली की ओर बढ़ी जिसमें मैंने ने रोटियां रखी थी। उसका हाथ, हड्डियों का ढांचा सा, थाली की ओर बढ़ा। रोटियां उसके छूने से ही गायब होने लगी, जैसे धुएं में विलीन हो रही हों। आकृति ने एक गहरी, कराहती हुई सांस भरी, जिसमें असीम पीड़ा और अतृप्त भूख का भाव था। अर्जुन का खून सूख गया। वह हिल भी नहीं सका। भूत प्रेत की कहानियां सुनना एक बात थी, उन्हें अपनी आंखों से देखना बिल्कुल दूसरी। जैसे ही आखिरी रोटी गायब हुई, वह धुंधली आकृति हवा में घुल गई। अर्जुन पसीने में भीगा हुआ, कांपता हुआ अपने बिस्तर पर लेट गया। उस रात उसकी आंखों में वह भूखी, पीड़ित आंखें तैरती रहीं। अगले दिन अर्जुन ने घरवालों को सब कुछ बता दिया। सुधा और प्रिया का रंग उड़ गया। भूत? सच में? प्रिया हकलाए। श्रीनिवास का सिर दुखने लगा। ये सब हमारे कारण है, श्राद्ध न करने के कारण। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग काका साहब से बात की। काका साहब ने गंभीर चेहरा बनाते हुए बताया, बेटा, ये भूखा ब्राह्मण है। कहते हैं जब किसी घर में पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं होता, पितरों को भोजन नहीं चढ़ाया जाता, तो ये प्रेत उस घर की रोटियां चुरा लेता है। वह स्वयं किसी जमाने में एक ऐसा ब्राह्मण था जिसे अकाल में उसके ही परिवार द्वारा पितृ भोजन से वंचित कर दिया गया था। अब वो उन घरों की रोटियों से अपनी अतृप्त भूख और अपमान का प्रतिशोध लेता है। जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। वह हमेशा भटकता रहता है। काका साहब की बातें घर में गूंजने लगी। अब सुधा और प्रिया को भी अपराधबोध महसूस होने लगा। सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि एक गहरी शर्म। क्या उनकी अवज्ञा के कारण कोई आत्मा इतनी पीड़ा झेल रही थी? क्या उन्होंने अपने ही पूर्वजों का, एक सदियों पुरानी परंपरा अपमान किया है? काका साहब की बातें सुनकर श्रीनिवास चुपचाप पूजा की तैयारी करने लगे। अर्जुन ने उनका साथ दिया। प्रिया के मन में अब भी एक सवाल था। वो तपाक से बोली, लेकिन पापा, क्या ये सिर्फ डर के कारण पितृपक्ष करना ठीक है? क्या इसका कोई गहरा अर्थ नहीं होना चाहिए? जवाब में श्रीनिवास ने गंभीर होकर कहा, बेटी, डर नहीं, समझ है। ये रस्में सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। उनके बिना हम यहां नहीं होते। यह उनकी स्मृति को जीवित रखना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। भूखा ब्राह्मण शायद ये हमें याद दिलाने आया है कि हम कहां से आए हैं। उसकी भूख सिर्फ रोटी की नहीं, सम्मान की भूख है।
उस रात देशपांडे परिवार ने पहली बार पितृपक्ष में श्राद्ध की तैयारी शुरू की। शाम हुई, आंगन में चौक पूरा गया। श्रीनिवास ने पारंपरिक मंत्रोच्चार के साथ पितरों का आह्वान किया। सुधा और प्रिया ने पूरे मन से तैयार किया हुआ भोजन, चावल, दाल, सब्जी, पूरियां, खीर एक नए कपड़े पर सजाया। अर्जुन ने धूप दीप जलाए। हवा में भक्ति और श्रद्धा का भाव था। छत पर पितरों के लिए निकाला गया भोजन एक साफ थाली में सजाकर रखा गया। अर्जुन फिर से खिड़की के पास था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आधी रात आई, चांदनी स्पष्ट थी। ठंडी हवा का झोंका फिर आया। वो धुंधली आकृति फिर प्रकट हुई, भूखा ब्राह्मण। उसकी जलती हुई आंखें पहले की तरह थाली पर टिक गईं। वो आगे बढ़ा, उसका हाथ फैला, पर इस बार जैसे ही उसकी उंगलियां रोटी को छूने वाली थी, वो रुक गया। उसने थाली के पास जलती हुई दीपक देखा। धूप की सुगंध सूंघी। उसकी पीड़ा से भरी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह अर्जुन की ओर मुड़ा। उन पारदर्शी आंखों में अब पीड़ा नहीं, बल्कि शांति और संतोष था। उसने रोटी को छुआ नहीं, इसके बजाय वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया, जैसे आभार प्रकट कर रहा हो। उसकी आकृति और भी धुंधली होने लगी, पर अब उसमें एक शांत स्वर्णिम आभा थी। वह हवा में उठा, पहले की तरह लुप्त नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे ऊपर की ओर विलीन हो गया, जैसे कोई भार उतर गया हो। छत पर भोजन अछूता पड़ा था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गया, अगली सुबह भोजन वैसे ही पड़ा था, पर उसमें एक अलौकिक ताजगी और सुगंध थी। परिवार ने उसे पवित्र मानकर गाय को खिला दिया। घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। काका साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे मुक्ति मिल गई। तुम्हारे सम्मान ने उसकी भूख शांत कर दी। श्रीनिवास ने राहत की सांस ली। सुधा और प्रिया अब समझ गई थी, ये सिर्फ रोटियों के बारे में नहीं था, यह उस अदृश्य डोर के बारे में था, जो जीवितों को उनके पूर्वजों से बांधती है। सम्मान, स्मृति और कृतज्ञता की डोर। आधुनिकता रीति रिवाजों को बदल सकती है, पर उस भावना को, उस सम्मान को नहीं मार सकती, जिसकी भूख किसी भटकते प्राणी को शांत कर सकती है। नासिक के देव गांव में फिर से छतों पर पितरों के लिए भोजन चढ़ने लगा। भूखा ब्राह्मण, उसकी भूख अंततः शांत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।